करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपको पता ही होगा कि हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। पर डे प्रयास करते हैं एग्जाम जब भी रहता है कि आपको हम बिल्कुल जीकेजीएस का एनालिसिस कवर करा पाएँ। और आपको पता ही होगा थंबनेल के माध्यम से आप समझ गए होंगे 15 तारीख को तो अवकाश था, पेपर ना हुआ हो, और अब 16 तारीख मतलब 16/6/2025 का शिफ्ट पहला कवर कर रहे हैं। हम हर दिन का लगभग 2 शिफ्ट या 1 शिफ्ट कवर कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय का अभाव रहता है। और हम आपको बता दें जिस 16 जून 2025 का सितंबर फर्स्ट है, तो आप एग्ज़ाम था तो आप हमें देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आगामी दिन में तो आप देख लीजिएगा जीकेजीएस का एनालिसिस आपके लिए 100% मददगार व साबितगार होगा। लेके चलते हैं, लास्ट तक बने रहें। और आप आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी जीकेजीएस के प्ले स्टोर में जाकर आप भंडार देखेंगे तो 5 तारीख से हम आपके लिए क्रमशः प्रयास कर रहे हैं। जब एग्ज़ाम है तब का, बाकी तो कुछ दिन अवकाश पड़ा है तो वहाँ की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए, दाब का आयामी सूत्र क्या याद रखें। दाब का जो सूत्र है वो अलग होता है, लेकिन हमें क्या बोल रहा है आयामी सूत्र। तो इसका जो फॉर्मूला क्या रहता है आपको दिखा देते हैं। अगर आप नए हो माना जाए, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे नहीं तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। देखिएगा, दाब की बात करें, दाब का फॉर्मूला क्या होता है F/A। तो F/A क्या होता है, P बराबर मतलब प्रेशर बराबर आप समझ पा रहे होंगे फोर्स अपॉन एरिया। अब हम इसकी बात करें तो अगर फोर्स की बात करें तो जिसका आयामी सूत्र क्या बनता है आप देख पा रहे होंगे, m⁻1 l⁻1 और t-2। और हम एरिया की बात करें तो क्या बनेगा, m0 l2 t0। जब इन दोनों को हम जब इससे भाग लगाएंगे तो आपके पास जे बच कर आएगा, m1 l-1 और t-2। यही तो किसका हो जाएगा, दाब का आयामी सूत्र। क्योंकि दाब जो है आपका व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि वो फोर्स और आपका एरिया से मिलकर बन रहा है। तो एरिया आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फोर्स का आयामी सूत्र और आपका एरिया का आयामी सूत्र है कि जब आपस में जब इससे विभाजित करोगे तब इतना बच कर आएगा। तो आप समझदार होंगे बच्चे। और हम प्रश्न आपको दिखा रहे हैं, इशारा आपको होनी चाहिए कि प्रश्न का पैटर्न क्या है, वही जो दिखाना चाह रहे हैं, एग्जाम का लेवल क्या आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, जनगणना का प्रश्न आप पूछना चालू हो चुका, याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। तो गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु ऑप्शन है, याद रखें जी। तो हमें बोल रहा है अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी कास्ट का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा उस राज्य की जानकारी बताओ। अगर आपको बता दें, गोवा में प्रति 1000 पुरुषों पर अनुसूचित जनजाति का जो लिंगानुपात है वो, ध्यान रखें, 1000 पुरुषों में 1046 महिलाएं, मतलब 46 महिलाएं ज़्यादा हैं जो इन चारों राज्यों में सबसे अधिक। मतलब ऑप्शन के हिसाब से अगर बात करें तो गोवा में 1000 में से 1046 महिलाएं ज़्यादा है, मतलब 46 महिलाएं ज़्यादा है। तो लिंगानुपात हुआ ना ज़्यादा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे प्रश्नों को। और हम आपको इतना एक्स्ट्रा फैक्ट बता देंगे कि आपको आगामी भर्ती परीक्षा, चाहे रेलवे का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे ग्रुप डी, चाहे रेलवे का एग्जाम, एसएससी, बैंक, स्टेट लेवल, जहाँ पर भी हो आप काम देगा। आप देख पा रहे होंगे, अरुणाचल प्रदेश राज्य की अनुसूचित जनजाति की बात करें मतलब एसटी की, का लिंगानुपात 984 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। और मिजोरम राज्य की बात करें तो वहाँ एसटी का जो लिंगानुपात है 1000 पुरुषों में 976 महिलाएं हैं। तमिलनाडु राज्य की बात करें तो यहाँ एसटी का जो लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर 981। तो आपके पास ऑप्शन के हिसाब से गोवा, जहाँ पर आप देख पाए होंगे 1000 से ज़्यादा है, कितना 40 महिला ज़्यादा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस हर साल कब मनाया जाता है। याद रखें, सूक्ष्म लघु मध्यम जो उद्योग दिवस हर साल 27 जून को मनाया जाता है, जो अभी आने वाला है। और रही बार पहली बार 27 जून 2017 को विश्व में पहला MSMI दिवस, मतलब आप समझ पा रहे होंगे क्या, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग दिवस है। 27 जून 2017 में पहली बार पूरे विश्व में पहली बार मनाया गया था। तो आपने समझा होगा कि विश्व में पहली बार 27 जून 2017 को पहली बार मनाया गया था। और कौन सा अधिनियम भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को परिभाषित करता है। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विकास, जिसे हम MSMED अधिनियम 2006 कहते हैं, 2020 में इसे संशोधित किया गया। वर्तमान में अगर आप पूछा जाए केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री कौन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर प्रश्न पूछ लिया तो आप फिर अटक जाओगे और बेसिक चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, तब आप प्रश्नों को बना पाओगे। प्रश्न का लेवल पैटर्न तो आप समझने कष्ट करेंगे तो आपका ही फायदा होगा। पर थोड़ा सा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे,
असम केसरी किसे कहा जाता है, ये पूछ रहा है। तो याद रखें अंबिका गिरी राय चौधरी को। तो असम केसरी किसे कहा जाता, तो क्या बोलेंगे आप लोग, अंबिका गिरी राय चौधरी को। अगर आप बिहार केसरी की बात करें तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और याद रखें जिसे श्री बाबू भी कहते हैं, बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे जो 1946 से 1961 तक रहे, और इन्हीं बिहार का केसरी कहते हैं। असम का केसरी अंबिका गिरी राय चौधरी, बिहार का केसरी किसे बोलेंगे, श्री कृष्ण जी को, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। और वहीं पूछे आपको पंजाब केसरी तो क्या बोलेंगे, लाला लाजपत राय। अगर आप और प्रश्न पूछ ले कि आंध्र केसरी किसे कहते, तो याद रखेंगे प्रकाशम पंतोलू। और हरियाणा केसरी की बात करें तो आप नेकी राम को। झारखंड में छोटा नागपुर केसरी की बात करें तो क्या बोलेंगे, बाबू राम नारायण सिंह। बंगाल केसरी की बात करें तो आशुतोष मुखर्जी। इस प्रकार से हमने आपको केसरी केसरी का प्रश्न बता दिया। अगर प्रश्न पूछता है तो आप 1 नंबर पका सकते हो। इतना एक्स्ट्रा फैक्ट तो बताने का हम रखते हैं ना हुनर, और हम आपके लिए तो प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे, थोड़ा काम बनेगा भाई। तो बढ़िया पढ़े लिखो, हम आपके साथ है भाई। लिखेंगे पढ़ेंगे बनेंगे ना। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भारत की ओर से नामांकित महिला निर्देशक कौन है। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भारत की ओर से नामांकित पहली महिला निर्देशक के रूप में याद रखें पायल कपाड़िया है। उन्हें 2025 में अपनी फिल्म ऑल द इमेजिन एस लाइट के लिए बेस्ट डायरेक्टर श्रेणी में नामांकित किया गया है। तो यह पहली महिला निर्देशक याद रखेंगे, इसलिए प्रश्न बना कौन है, पायल कपाड़िया। तो बढ़िया से दिमाग लगाइएगा। फिल्म का नाम पूछे तो आप ऑल वी इमेजिंग अस लाइट। इस प्रकार से आप महिला की श्रेणी में बात करें तो पहली महिला है जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड के रूप में भारत से नामांकित हुई है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। आपको बता दें, आपको बार बार हर चैप्टर में संशोधन के बारे में पूछ रहा, तो महत्वपूर्ण जितने भी संशोधन है आप पढ़ सकते हैं। तो वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीएसटी बोलते हैं ना, गुड्स सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। इस संशोधन के माध्यम से भारत में जीएसटी लागू किया गया है। इसे संसद ने 6 मई 2015 को पारित किया था, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह आधिकारिक रूप से 8 सितंबर 2016 को लागू हो गया। और जीएसटी व्यवस्था भारत में 1 जुलाई 2017 को प्रभावी हुआ। तो हम कह सकते हैं भारत में पूरा जीएसटी जो लागू है 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया, और 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये आपको पता होनी चाहिए। प्रश्न पूछता है तो देखिएगा, जीएसटी के तहत पंजीकरण के लिए दिया गया 15 अंकों का यूनिक नंबर है। तो पंजीकरण करवाने के लिए आदेश आधार कार्ड नंबर होते हैं, उसी प्रकार जीएसटी के पंजीकरण हेतु 15 अंकों का एक यूनिक नंबर है, ठीक है, जिसके अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री होते हैं। किसके, जीएसटी। तो जीएसटी जो परिषद होता है, इसके अध्यक्ष अगर आप पूछ ले तो कौन रहेगा, पदेन वित्त मंत्री ही जीएसटी परिषद के अध्यक्ष रूप में काम करेगा। और जीएसटी की दरें क्या होती है, 0%, 5, 12, 18, 28। कुछ विशेष वस्तुओं पर अलग दरें होती है। बाकी अधिकांश जो मूल आपका जो कह सकते हो रेट है वो कितना रहेगा, आप देख पा रहे होंगे 0%, 5, 12, 18, 28। और जीएसटी परिषद के अध्यक्ष पूछता याद रखेंगे तो आप क्या बोलेंगे, वित्त मंत्री ही रहेगा। वर्तमान वित्त मंत्री कौन, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप देख पा रहे हैं पर 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित। अभी हमें 101वां पूछा, इसके पहले भी हमें कितानो संशोधन पूछ चुका है। और बार बार इतना कर दूं आपको, संशोधन के बारे में पढ़ लीजिएगा जितने महत्वपूर्ण हैं, और कब हुआ, उसको देश क्या था, नंबर ऑफ संशोधन क्या था। नहीं पढ़ोगे तो आपका घाटा होने वाला। और एनालिसिस मतलब क्या होता है भाई, एग्जाम पैटर्न को समझना, किस प्रकार एग्जाम आया था वही तो आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे। तो 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 में, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इसके तहत संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, जिसके अनुसार 6 से 14 साल के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना राज्य का दायित्व है। और साथ में मौलिक कर्तव्य नंबर 11 में भी ध्यान रखेंगे, इसी बात को रखा गया है, इसी संशोधन और यही साल में। तो आदरा मौलिक कर्तव्य में भी नंबर 11 रहेगा, और आपका अनुच्छेद अगर आप पूछता तो आप 21A समझेंगे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हाइपरलिंक प्रविष्ट करने का डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो हाइपरलिंक डालने के लिए Ctrl+K शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है।
यह शॉर्टकट MS ऑफिस जैसे MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में काम करता है। तो इस प्रकार से आपको शॉर्टकट कुंजी का प्रश्न हर शिफ्ट में हर दिन पूछ रहा है। तो आप अगर लेट एग्जाम है तो आप समझ गए होंगे इस पैटर्न का जो ढर्रा क्या है, ढंग क्या है एग्जाम का, तो आप बेहतर तैयारी कर लिए होंगे, मुझे पता है। तो हम आपके लिए प्रयास वही कर रहे हैं। फिर देख पा रहे होंगे प्रासंगिक राइट क्लिक मेनू दिखाने के लिए सबसे आम शॉर्टकट की कुंजी क्या याद रखेंगे? शिफ्ट प्लस F10। जब आप एक साथ प्रेस करोगे तो आप राइट क्लिक मेनू दिखाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे नीलगिरी पर्वत से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं? तो इसके पहले आपको बता दें नीलगिरी अन्नामुदाई और कार्डमम की पहाड़ियाँ, ये सब प्रश्न पूछ चुका है। नीलगिरी पर्वत दक्षिण भारत में स्थित है और यह 3 राज्यों की बात करें तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल से लगा हुआ है। तो याद रख लीजिएगा, दिमाग में फिट कर लें, नीलगिरी किस क्षेत्र में है? दक्षिण भारत में है। और राज्य की बात करें तो आप तमिलनाडु, कर्नाटक और आप केरल राज्यों में लगा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप से संबंधित नहीं है? इसके पहले भी हम अंडमान निकोबार द्वीप का और लक्षद्वीप का प्रश्न पूछ चुका है। कावारती द्वीप भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में स्थित है। ऑप्शन आपको कावारती दिया होगा और भी ऑप्शन ऐसा दिया होगा जो अंडमान निकोबार द्वीप में शामिल है। तो हमें नहीं वाला कह रहा है तो आपका ऑप्शन में कावारती द्वीप दिया होगा, ये क्यों? यह लक्षद्वीप में स्थित है। और रही बात अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल लगभग 572 छोटे बड़े द्वीप हैं। हैवलॉक द्वीप, रिची द्वीप, रटलैंड द्वीप और आप देख पा रहे होंगे पोर्ट विलियर द्वीप यहीं पर स्थित हैं, अंडमान निकोबार द्वीप। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे लोक अदालत में दीवानी मामलों में दिए गए निर्णय अंतिम मतलब क्या? लोक अदालत में दीवानी मामलों में दिए गए अंतिम निर्णय और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं। इसके खिलाफ किस में अपील की जा सकती है? तो किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालत का निर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री के समान माना जाता है, लेकिन इसमें अपील का प्रावधान नहीं है, क्योंकि याद रखेंगे लोक अदालत में अपील का प्रावधान नहीं रहता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। लोक न्यायालय, सत्र न्यायालय, इस प्रकार से दीवानी न्यायालय, अलग अलग प्रकार के न्यायालय होते हैं। तो लोक अदालत में आप देख पा रहे होंगे अपील का कोई चांस नहीं रहता। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे संगम साहित्य में अगम किस से संबंधित है? तो संगम साहित्य में अगम, जिसे अहम भी कह देते हैं, का संबंध प्रेम और व्यक्तिगत जीवन से है। संगम साहित्य की कविता मुख्यतः 2 विषयों में विभाजित है, अगम जिसे जहाँ प्रेम, व्यक्तिगत भावनाएं, निज जीवन, और पुरम की बात करें तो युद्ध, वीरता और सार्वजनिक जीवन, रजाओं की प्रशंसा। ये तो आप सोच सकते होंगे कि जो अगम है, अगम और पुरम, यह संगम साहित्य की जो कविता है 2 भागों में बटी, अगम और पुरम। अगम में आप देख पाते हो प्रेम के बारे में कह सकते हो आप, है ना, और आप पुरम में देखेंगे युद्ध। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक प्रावधान है। तो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से विद्यार्थी ने पहुंचाया है, तो अपने स्रोत के माध्यम से आप अवगत करा रहे हैं। हो सके थोड़ा बहुत मिस डाटा हो, लेकिन ये है कि बिल्कुल एक्यूरेट 100% तो ना कह दें, 90% आपको बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आए होंगे। हम उम्मीद करते हैं अगर आपका एग्जाम था और आप हमें देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि सर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए थे या नहीं आए, जिससे हम क्या कर सकते हैं उस चीज़ को समझ के हम गलतियाँ ठीक भी कर सकते हैं, और जिनका आगामी शिफ्ट में एग्जाम है वो चीज़ देखता हो तो वो समझ सके यार हाँ ऐसे प्रश्न आए थे। चलिए, तो यकीन के साथ हम आपको डाटा देंगे, चिंता ना करें आप लोग। पहला, केवल दिल्ली में स्थित भारतीय दूतावास में आवेदन करना चाहिए, मतलब नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए पूछ रहा है। नेक्स्ट, न्यायालय में आवेदन करना चाहिए, संबंधित राज्य में आवेदन करना चाहिए। नेक्स्ट, या अपने देश में उपस्थित भारत के दूतावास में आवेदन करना चाहिए। हम आपको बता दें ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ऑप्शन ए गलत है, बी गलत, सी गलत। अगर आप जहाँ पर निवास कर रहे हैं तो वहाँ जो भारत का दूतावास होगा वहाँ पर आप जाके आवेदन कर सकते हैं नागरिकता के लिए। बात करें भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए, यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर में रहता है तो उसे अपने देश में स्थित दूतावास या उच्चायोग, ठीक है, इंडियन एम्बेसी या हाई कमीशन
में आवेदन करना चाहिए। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 और 6 के तहत यह प्रावधान है कि विदेश में रहने वाले व्यक्ति नागरिकता प्राप्त करने हेतु उसी देश में स्थित भारत का उच्चायुक्त या जिसे हम दूतावास कहते हैं वहाँ आवेदन कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप एक पा रहा होंगे, नियुक्ति से संबंधित भी प्रश्न याद रखेंगे। NHRC, इसके पहले भी इससे संबंधित प्रश्न आ चुका है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो NHRC के वर्तमान अध्यक्ष, जी आपका ऑप्शन ध्यान रखेंगे, न्यायमूर्ति बी रामासुब्रमणियन है। नेक्स्ट, महासचिव का नाम प्रियंका कानूनगो है, यहाँ कानूनगो होनी चाहिए। NHRC के सदस्य में न्यायमूर्ति को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, अध्यक्ष की नियुक्ति दिसंबर 2024 में हुई है। तो आपको बता दें यहाँ पर सभी ऑप्शनों में से आपका जो महासचिव याद रखेंगे ये प्रियंका कानूनगो लिखा है, यहाँ कानूनगो होनी चाहिए, प्रियंका कानूनगो। ये आपकी महासचिव नहीं है, ये आपकी सदस्य है, ये आपका गलत है। ठीक है, अगर आपको बात करें कि वर्तमान में NHRC का अध्यक्ष कौन था, आप देख पा रहे होंगे न्यायमूर्ति बी रामासुब्रमणियन। याद रखिएगा, प्रश्न बनेगा एग्जाम में। और हाल ही में याद रखेंगे दिसंबर 2024 में इनकी नियुक्ति किया गया, तो प्रश्न तो बनेगा ना। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, वित्त वर्ष 2029 तक कितना GDP रहने का अनुमान लगाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो विश्व का एक वित्तीय संस्था है जिसकी स्थापना 1944 को वाशिंगटन DC अमेरिका में किया गया, और विश्व बैंक का मुख्यालय भी यहीं पर याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे IMF के अनुसार भारत की GDP वित्त वर्ष 2029 तक 5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक रहने का अनुमान लगाया गया है। विभिन्न रिपोर्टों के मुताबिक उस समय तक भारत की औसतन वार्षिक वृद्धि दर है वो 5.5 से 7% के बीच रह सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो IMF है यह रिपोर्ट पहुंचाया है कि 2029 तक भारत का जो GDP है वो कितना हो जाएगा वित्त वर्ष 29 तक 5 ट्रिलियन डॉलर। इसका भी प्रश्न बनेगा कितना, हाँ। और वृद्धि दर की बात करें तो 6.5 से 7 तक होने की संभावना है। आप देख पा रहे होंगे, हाल ही में किस भारतीय नेता को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ अवार्ड ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया है? तो वो रहेंगी आपकी वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को यह अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, मार्च 2025 में किस बैंक ने आधिकारिक रूप से सनराइजर्स हैदराबाद जिसे SRH के साथ अनन्य बैंकिंग भागीदारी के रूप में साझेदारी की? याद रखेंगे वो रहेगा आपका सिटी यूनियन बैंक। क्या रहेगा? सिटी यूनियन बैंक, मतलब CUB। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अनुच्छेद 8 के तहत किसी विदेशी भारत की नागरिकता लेने के लिए कहाँ आवेदन कर सकता? अभी हमने बताया था। तो अनुच्छेद 8 के तहत किसी भी विदेशी भारतीय मूल के व्यक्ति की बात कर रहे हैं को भारत की नागरिकता लेने के लिए उस देश में स्थित भारतीय राजनयिक मिशन या वाणिज्यिक दूतावास में आवेदन करना होता जहां वो निवास कर रहा है। जिस भी देश में निवास करता हो वहां पर भारत का उच्चायुक्त होगा, तो वहां जाके आवेदन कर कर अपने नागरिकता ले सकते। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, मौर्य साम्राज्य में प्रतिष्ठ क्या होता है? तो मौर्य साम्राज्य में प्रतिष्ठ या प्रतिष्ठा एक प्रशासनिक अधिकारी होता था। इसका कार्य प्रशासन के विभिन्न विभागों में प्रमुख रूप में कार्य करना था। प्रतिष्ठ मुख्य रूप से किसी विभाग या क्षेत्र का अध्यक्ष या प्रधान होता था और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार रहता था। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, किस अधिनियम से विदेश सेवा में भर्ती होकर सेवा देनी पड़ती थी? तो विदेश सेवा में भर्ती होकर विदेश में सेवा देने की बाध्यता समान सेवा भर्ती अधिनियम 1856 के तहत लागू थी। इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय सेना को आदेश मिलने पर विदेशों में भी सेवा देनी या सेवा करनी पड़ती थी। जैसे आपको पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेना गठन करता था तो वहाँ पर अधिकांश भारतीय हुआ करते थे। और रही बात अगर विदेश में भी अगर भारत को सेवा देना है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी था और भी अपने अन्य जगहों पर उन्होंने शासन कर रखा था, तो वहाँ पर अगर सेना पहुँचाना भारत की तो वो
समान सेवा भर्ती अधिनियम 1856 के तहत विदेश पहुंचा दिया करते थे हमारे भारत के सैनिकों को सेवा देने के लिए। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, करंट अफेयर याद रखेंगे 9 से 10 प्रश्न करंट अफेयर के आ रहे हैं, बाकी 4 ये 3 या 4 प्रश्न याद रखेंगे आपको कंप्यूटर के प्रश्न आ रहे हैं, बाकी आपके इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र खेल के आ रहे हैं। मार्च 2025 में अफ्रीकन यूनियन के साथ वैकेशन मतलब अवकाश विशेष कार्यक्रम बनाने के लिए कौन सा संगठन सहयोग करेगा? तो मार्च 2025 में अफ्रीकन यूनियन के साथ वैकेशन अवकाश विशेष कार्यक्रम बनाने के लिए विश्व बैंक का सहयोग करेगा। ठीक है, यह सहयोग अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक और अन्य साझेदारों के साथ मिलकर आयोजित उच्च स्तरीय कार्यक्रम और रणनीति पहलों के रूप में सामने आएगा। ठीक है, तो मिलकर आयोजित उच्च स्तरीय कार्यक्रमों और रणनीतिक पहलों के रूप में सामने आएगा, जिनका उद्देश्य अफ्रीका में समावेशी विकास और सतत विकास को बढ़ावा देना रहेगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके सलाह से करता है? याद रखेंगे, बड़े बड़े पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और उनको शपथ ग्रहण भी राष्ट्रपति लाता है, लेकिन वो अपने दम पर नहीं कर सकता। राष्ट्रपति, राज्यपाल चाहे उपराज्यपाल हो, नियुक्ति याद रखेंगे प्रधानमंत्री या जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना नहीं कर सकता। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 1292 का विदिशा आक्रमण किससे संबंधित है? 1292 का विदिशा, जिसे हम भीलसा भी कहते हैं, आक्रमण दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के शासक जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। इस आक्रमण के बाद अलाउद्दीन को कारा और अवध का इत्ता प्रदान किया गया था। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया? और मैं बार बार कह दूं आपको, नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न एग्जाम में आएगा, तो ये नियुक्ति का ही तो प्रश्न है, तो याद रखें। सेबी मतलब होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? तुहिन कांता पांडे बने हैं। कौन? याद रखेंगे, जब भी प्रश्न बन सकता है और पूछा ही आप याद रखेंगे। और एक भर्ती में आप काम नहीं देगा, एसएससी, बैंक, रेलवे और रेलवे की जो भी वैकेंसी आगामी दिनों में होने वाली है और आपको पता है। और आज तो एक सूचना आया है, आप देख पाए होंगे, अगर आप 12वीं पास हैं और मैथ्स कैटेगरी से आते हैं और अगर आपने ITI करके बैठा तो आप भी फॉर्म फिल कर सकते हैं तकनीशियन का। लगभग 6000 प्लस पोस्ट हैं और आपने देखा होगा, अच्छी बात है, नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। और इसके पहले 2025 की जो पहली भर्ती है वो ALP है कि नहीं? 2025 की बात करें तो ALP है, उसके बाद आप तकनीशियन देखे होंगे और 6180 पद है। तो जल्द ही ध्यान रखें, RPF SI कांस्टेबल फिर से आएगा, NTPC फिर से आएगा, ग्रुप D फिर से आएगा, जो भी JEE पूरी वैकेंसियाँ दोबारा फिर रिवाइज हो। क्यों? 2024 का एग्जाम दे रहे फिलहाल अभी तो आप लोग हैं कि नहीं, 2025 की भर्ती आएगी भाई, तैयारी बनाए रखें। तो उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया, जो माधवीपुरी बुच के स्थान लेंगे। मतलब जो माधवीपुरी बुच है वो 10वें नंबर की क्या रही? आपके सेबी की अध्यक्ष। वर्तमान में आपके कौन बन गए? 11 नंबर के तुहिन कांता पांडे। याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, थार के मरुस्थल की विलुप्त होती संकटग्रस्त प्रजातियां कौन सी? इसके पहले बिल्कुल बार बार प्रश्न पूछ रहा है यहाँ से हमें थार से। थार के मरुस्थल की प्रमुख संकटग्रस्त और विलुप्त होती प्रजाति गोंडावड़, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, जिसे राजस्थान का राज पक्षी भी माना जाता है। यह पक्षी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गंभीर रूप से संकटग्रस्त है और इसकी संख्या तेजी से घट रही है। इसके अलावा थार में भेड़िया, लकड़बग्घा, सियार, मरुबिल्ली जैसी मांसाहारी प्रजातियां भी विलुप्त के कगार पर हैं। पौधों में बात करें तो सेवड़ घास, अकेसिया, जैंकमोटाई, फुभल्या, टैप्रोसिया, फेल्सीफेरम, रति बिरयानी, गूगल फोग, सरगोड़ा और रोहिणी जैसी प्रजातियां भी संकट में है। तो भाई संकट में है, कह सकते हैं पूरी बात। थार रेगिस्तान में जो भी जंतु हैं और आपके पौधे देख पा रहे होंगे। 2025 में COP बात करें, COP 16 की अध्यक्षता करने वाला देश कौन सा है? तो याद रखेंगे
कॉप 2025 में 16 नंबर, जिसका उद्देश्य क्या है? यह एक प्रकार का जैव विविधता सम्मेलन है। क्या है? जैव विविधता सम्मेलन की अध्यक्षता कोलंबिया ने की है। कोलंबिया की पर्यावरण मंत्री सुहाना मोहम्मद कॉप 16 की अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, खाने का भोजन वायुरोधी डिब्बों में क्यों रखते हैं? तो खाने का भोजन वायुरोधी डिब्बों में इसलिए रखते हैं ताकि उसमें हवा ना जा सके और भोजन जल्दी खराब ना हो। हवा में मौजूद नमी, बैक्टीरिया और फफूंद भोजन को सड़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सड़ा सकते हैं। उसमें संक्रमण फैल सकता है। वायुरोधी डिब्बे भोजन को ताज़ा और सुरक्षित बनाए रखते हैं, जिससे उसका स्वाद और पोषक तत्व लंबे समय तक बने रहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि उसमें हवा ना जा, अगर हवा चला जाएगा तो उसमें अनेक प्रकार के बैक्टीरिया फफूंद अंदर जा सकते हैं और भोजन को खराब कर सकते हैं, जिससे पोषक तत्व में भी कमी आ सकती है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भोलेनाथ सिंह किस विद्रोह से संबंधित है? इसके पहले मैं बार बार बता दूं, विद्रोह से संबंधित प्रश्न हमें हर शिफ्ट में एक न एक जरूर पूछ रहा है। तो भोलेनाथ से याद रखेंगे 1857 के विद्रोह, जिसे हम स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के नाम से जानते हैं, सिपाही विद्रोह कहते हैं, सेना विद्रोह कहते हैं, से संबंधित थे। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ स्थानीय लोगों को और सैनिकों को संगठित किया था। भोलेनाथ सिंह। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कमांड कंप्यूटर में बिना मूल डेटा खोए उसकी प्रतिलिपि बनाता है? तो आपको याद होगा, कंप्यूटर में कॉप और पेस्ट, मतलब कॉपी पेस्ट आपने एक ऑप्शन देखा होगा। कमांड बिना मूल डाटा को खोए उसकी प्रतिलिपि या कॉपी बनाता है। जब आप किसी फाइल या टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कॉपी या कंट्रोल+C करते हैं तो उसका एक प्रतिलिपि क्लिपबोर्ड में चला जाता है और मूल डाटा वहीं रहता है, फिर आप उसे पेस्ट कहीं भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, सृजनम का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एम्स नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र, जिसका नाम क्या दिया गया है? सृजनम, का शुभारंभ किया। इसे CSIR के तिरुवनंतपुरम स्थित राष्ट्रीय विषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान NIIST ने विकसित किया है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, करंट अफेयर ग्रुप में याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय चाहे वो राजकीय है जो महत्वपूर्ण है और इंटरनेशनल का भी प्रश्न पूछ रहा है करंट अफेयर ग्रुप में। हाल ही में किस देश में अविश्वास प्रस्ताव लागू हुआ है जिससे वहीं की लोकसभा को भंग कर दिया गया है? तो हाल ही में मई 2025 में कुवैत देश में अविश्वास प्रस्ताव के बाद वहां की लोकसभा मतलब नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया है, मतलब मंत्रिमंडल पूरा भंग हो गया। प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिरवाद है? अब डमरू, तबला, बांसुरी। अब देखते हैं आगे, आप देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। सुशिर का अर्थ होता है सुराख, इसलिए सुराख वाले वाद्यों को सुशिरवाद यंत्र भी कहा जाता है। इस प्रकार के वाद्य को फूंक कर बजाया जाता है। इस प्रकार इन के वाद्यों में शहनाई सबसे अधिक मोहक और सुरीली होती है, इसलिए शहनाई को सुशिर वाद्यों का शाह भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि हमारे स्रोत के माध्यम से हमें जितना प्रश्न मिला और हम उन प्रश्नों का व्याख्या से विश्लेषण आपको बताया है, जो आगामी शिफ्टों में और आगामी भर्ती परीक्षा चाहे रेलवे का हो चाहे बैंक को, आप कहीं पर भी सहयोग करेगा। और आपको पता होगा कि आप NTPC का तैयारी कर रहे हैं माना जाए तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आप और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो हम रिकॉर्डेड क्लास चला रहे हैं, जहाँ पर आपको 100+ वीडियो मिलेंगे, वो भी मैथ्स के, रीजनिंग के, GK जैस के। एक ही चैनल में आप कह सकते हैं एक ही प्ले स्टोर में आपको पूरा डाटा मिल जाएगा। बढ़िया तरीके से आप सिस्टमेटिक कवर करेंगे। मैथ्स का, रीजनिंग का, GK जैसे क्लास संचालित हो रहा है, वो भी PYQ ध्यान रखेंगे। और अप टू डेट जो प्रश्न अभी आपको एग्जाम दे रहे हैं, इन प्रश्नों को भी हम जल्द वहाँ पर समाहित करेंगे। हमने RPF SI कांस्टेबल, ग्रुप डी NTPC का पूरा वहाँ पर हमने पढ़ाया। अभी NTPC एग्जाम चल रहा है, इसके भी हम प्रश्न पत्र अभी एग्जाम होने के बाद हमें मिलेंगे, वहाँ पर भी हम इन चीज़ों को पढ़ाने वाले, तो आप लोग जाके देखेंगे। रेलवे भर्ती परीक्षा, NTPC, ग्रुप डी, RPF SI कांस्टेबल के प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पर आप NTPC, ग्रुप डी, RPF SI कांस्टेबल की तैयारी एक साथ कर सकते हो, क्योंकि PYQ प्रश्न का समाहार वो भंडार मिलेगा। 100+ वीडियो ध्यान रखें और आपको पता होनी चाहिए, हम आपके लिए बढ़िया प्रयास करते हैं, तो आप हमें सहयोग कर सकते हैं। और टोटल 40 प्रश्न आने वाले हैं GK जैस के, और जिसमें 30 प्रश्न आपको मैथ्स का आएंगे, 30 आपको रीजनिंग आएंगे, तो 60 नंबर आपको बेहतर करना पड़ेगा। GK जैस के चक्कर हम ना पड़े, क्योंकि GK जैस का जो लेवल है हर दिन थोड़ा सा चेंज होते चल रहा है, तो आपको मैथमेटिक्स चीज़ का और रीजनिंग चीज़ का बढ़िया बनाना है। कम से कम अगर आप लोग माना जाए
60 से 70 नंबर लाते तो आप किसी भी जोन से हैं हो, आप सेफ हो, ध्यान रखिएगा। CBT 1 में आप उठ सकते हो किसी भी जोन से, 60-70 के बीच में है, तो आपको प्रयास करना है, मैथ्स रीजनिंग आपको बढ़िया बनाना है, कुछ भी हो जाए जी, कि जैसे आपको जितना सहयोग हो सकता है। और क्योंकि थोड़ा सा समय समय में बदलाव होते चल रहा है प्रश्न का, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं आपको जी के जैसे चैनल से देने का। और ध्यान रखें, टॉपिक तो वहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा बदलाव हो जाता है प्रश्न में। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहें हम आपके साथ। अगर आपका हमारा सहयोग करना चाहते हैं हम कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए प्रयास ही कर रहे हैं। आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाएगा और हम आपके बेहतर से बेहतर काम करके आपके लिए हम एक पोस्ट के लिए तैयार करवाते रहें। चलिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।